जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबीसी के बारे में, यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स के बारे में। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट्स का मतलब होता है सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी केंद्रक। अब आरबीसी में विशेष क्या होता है कि आपके जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। बाकी कुछ एक्सेप्शनल है, जो कि लेमन, कैमल और लामा में इसके आरबीसी में केंद्रक होता है। बाकी अनदर जीव, कुत्ता, भैंस, बकरी जितने भी आपके मैमल्स हैं उसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसीलिए सेल्स ना करके इसे कार्पस्कल्स कहता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। इसे ब्रेनलेस सेल कहता है। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसका शेप कैसा होता है? गोल होता है। ऊंचाई में जाने पर इसका आकार बढ़ता है, ज़्यादा संख्या में आपका आकार बढ़ता है, बहुत कम संख्या में इनकी संख्या बढ़ती है। संख्या कहाँ से बढ़ती है? आपकी जो एस्प्रिन होता है, एस्प्रिन से आरबीसी निकाल के जहाँ पे हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आरबीसी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पहुँच जाती है। लाइसोसोम नहीं पाया था। लाइसोसोम आपका एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। जैसे तेजाब छिड़क कर किसी भी चीज़ को गला दिया जाता है, वैसे ही ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है कोशिका के अंदर। ये क्या काम करता है? जो भी कोशिका का पार्ट काम नहीं करता उसे गलाने का काम ये करता है। ये साफ़ सफाई का काम करता है। इसे सुसाइड वैक ऑफ सेल्स भी कहता है, या आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहता है। ये कार्पस्कल्स का 95% होता है। कार्पस्कल्स यानी ब्लड का वह पार्ट जो कणिकाओं के रूप में था, जो सॉलिड के रूप में था, उसका ये 95% होता है। इसमें CO2 बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल जाता है, यानी कि आसानी से घुलने में क्या होता है? CO2। जबकि कम मात्रा में घुलता है आपका, उससे स्लो मात्रा में घुलता है आपका ऑक्सीजन। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि जहाँ पे अंगीठी चल रही हो या जहाँ पे अंगीठी चल रही हो तो वहाँ पे वेंटिलेटर होगा, यानी कि खिड़की वगैरह खुली होनी चाहिए, नहीं तो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में आएगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा, इसलिए आपकी डेड हो सकती है, आपके सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको ये सलाह देते हैं वेंटिलेटर होना चाहिए आपके रूम में, जहाँ पे आपका रसोई घर वगैरह हो, ठीक है, और ऑक्सीजन कम मात्रा में घुलता है, ठीक है। बोन मैरो, हमारे बॉडी में दो तरह के बोन मैरो पाए जाते हैं मुख्य रूप से। एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। तो आरबीसी बनता कहाँ? आपका रीढ़ की हड्डी में और फीमर में। ये हमारे रेड बोन मैरो में आते हैं। आरबीसी का डेथ, यानी कि जो आरबीसी सेल्स हैं इसमें लाइसोसोम तो होते नहीं हैं। बाकी दुनिया के हर सेल में, मैक्सिमम मतलब दुनिया के हर सेल में आपके लाइसोसोम होते हैं। लेकिन एक आरबीसी एक्सेप्शनल है दुनिया में कि उसके केंद्रक में लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए इसको मरने के लिए एक विशेष जगह की आवश्यकता होती है। बाकी आपके और भी सेल्स जो होते हैं उसके पास लाइसोसोम होता है। जब वो काम नहीं करता तो लाइसोसोम अपनी लाइसोसोम वाली बैग फाड़ लेता है और अपनी कोशिका को सुसाइड कर लेता है। यही इसी प्रोसेस को कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, या कोशिका की आत्मघाती थैली। इसमें लाइसोसोम नहीं है तो ये एक विशेष जगह जाता है मरने के लिए। तो वो कौन सा जगह होता है? आपका एस्प्लीन। मैक्सिमम मात्रा में आपका एस्प्लीन में ही आता है, बहुत 2-4% में आपका लीवर में आता है। तो मैक्सिमम आपका ऑप्शन सी, मतलब एस्प्लीन ही सही होगा। उसे आपका डेथ कह लो, या ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रगाह कह लो, या रीजनरेशन, और ये मरने के बाद जो बनते हैं स्टोर जो होते हैं वो भी आपका एस्प्लीन में ही होता है, ठीक है। एस्प्लीन, प्लिया या तिल्ली, ये कहाँ पाया जाता है? ये आपके पेट के पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है, पेट के पीछे, और किडनी के ऊपर में होता है। और जो आपका डायफ्राम होता है, जहाँ से आप सांस लेते हो तो वो थोड़ा फैल जाता है, और सांस छोड़ते हैं तो वो वापस रिलैक्स पोजीशन में आता है। तो ये उसके नीचे पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे, पेट के पीछे वाले हिस्से में। किस ओर? थोड़ी सी बाईं ओर होती है। हार्ट क्या होता है? हार्ट भी एक तरह से बाईं ओर होती है। लीवर लेकिन दाईं ओर होती है। तो बाईं ओर आपका पाया जाता है एस्प्रिन। ये क्या करता है? आरबीसी हमें क्या प्रदान करता है? ये चुस्ती और फुर्ती प्रदान करता है। उसके बाद मलेरिया में आपका आरबीसी जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ज़्यादा मात्रा में आपका फेरस आयन पाया जाता है। कम मात्रा में आपका क्या पाता है? फेरिक आयन पाया जाता है। किडनी को एरिथ्रोपोटिन नाम का होता है। जब आप ऊंचाई पे आते हैं या आपकी सांस फूलने लग जाती है तब ये आपका एरिथ्रोपोटिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है। कौन रिलीज़ करता है? किडनी रिलीज़ करता है।
और ये काम क्या करता है, आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। आरबीसी के कुछ डिजीज होते हैं। अब आरबीसी के डिजीज कौन से होते हैं? पहला होता है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? खून की कमी। खून की कमी क्यों हुई? क्योंकि खून की कमी होती है आमतौर पर, लेकिन खून की कमी नहीं होती है, दरअसल वो आरबीसी की कमी होती है। अब समझिए ये कैसे होता है। देखिए, हमने क्या कहा था कि एक डायग्राम था हमारे पास, ये देखिए दिस। हमने कहा था कि मैक्सिमम मात्रा में प्लाज्मा का तो उससे हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे तो रिजेक्ट मार दो। बचा क्या आपका? ये सारे कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में भी 4% है, तो इससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं होता, तो ये भी रिजेक्टेड है। आपका क्या हुआ? आरबीसी ही सबसे ज़्यादा मात्रा में है। अब इसकी कमी यानी कि इसकी कमी, कार्पस्कल्स की कमी, और इसकी कमी यानी कि प्लाज्मा की कमी, क्योंकि 45% तो हमारा यही है। आपका 55% है जो कि किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में भाग नहीं लेता, तो ये तो काम का नहीं है। 45% ये काम है, इसलिए कहा जाता है खून की कमी यानी कि ब्लड की कमी यानी कि आरबीसी की कमी, और आरबीसी की कमी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि आयरन की कमी। आपको स्कूल के दिनों में आपको याद होगा कि आपको एक नीली गोली दी जाती है, आयरन की गोली, क्योंकि भारत में ऐसा माना गया कि भारत का हर बच्चा, मतलब मैक्सिमम बच्चा खून की कमी यानी कि एनीमिया से ग्रसित है। इसलिए आपको वीकली, आई थिंक वेटनेसडे को, हर वीक आपको एक गोली दी जाती है नीली सी, वो आयरन की गोली होती है, उसे आप ज़रूर खाया करिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। कई बच्चे फेंक देते हैं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको खाना खाने के बाद थोड़ी देर में खाना चाहिए, इससे आपके खून की बढ़ती है, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और नहीं खाएंगे तो हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो सकती है। पॉलीसाइथेमिया पहले हमने डिजीज पढ़ ली क्या? एनीमिया। दूसरी हम क्या पढ़ लें? पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या होती है? यह आरबीसी की संख्या बढ़ने पर होती है, और ये आरबीसी की संख्या आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई। वैसे आरबीसी की संख्या कितनी थी? 6 मिलियन यानी कि 60 लाख, और ये आरबीसी की संख्या इससे बढ़ गई, मतलब 60 लाख से ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ? आपको पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी होती है। पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी में क्या होता है? एक मिनट वेट। पॉलीसाइथेमिया नाम की बीमारी में क्या होती है कि आपके बॉडी स्किन पे ब्लैक स्पॉट जैसे धब्बे पड़ने लग जाते हैं। और ऐसे याद रखिए, आपको कोई भी चीज़ का डेंसिटी बढ़ा दिए, किसी भी कलर का डेंसिटी बढ़ा दिए, या कोई भी चीज़ का डेंसिटी बढ़ा दिए, वो मैक्सिमम आपका ज़्यादातर केस में ब्लैक हो जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका वाइट कलर को कितना भी संख्या में बढ़ा दिया, उसकी डेंसिटी कितना बढ़ा दी है, लेकिन वो वाइट ही होगा। लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ये ब्लैक हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, ये कैसा कलर का पेन है? देखिए ये रेड कलर का पेन है ना, रेड कलर का पेन है, देखिए रेड लिखा रहा होगा, रेड लिखा रहा ना, और ये भी रेड कलर का पेन है, ठीक है। अब देखिए इसकी डेंसिटी, ये रेड दिख रही है, और ये देखिए ये पूरी तरह से रेड दिख रहा है। इसकी डेंसिटी बढ़ा दिया जाए तो हल्का ये काला पर दिखने लग गया, और इसकी डेंसिटी और बढ़ा दी जाए, ये देखो ये पूरा काला दिखेगा। यहाँ से ये पूरा काला दिख रहा है ना, ये क्यों? क्योंकि आरबीसी की डेंसिटी बढ़ गई। आरबीसी की डेंसिटी नहीं, सॉरी, जो रेड कलर है उसकी डेंसिटी बढ़ गई। किसी भी कलर का आप डेंसिटी मैक्सिमम कर दीजिएगा तो वो काला दिखेगा, चाहे कोई सा कलर हो। और काला क्या होता है? सभी रंगों का मिश्रण होता है। वाइट का मतलब होता है, मतलब वाइट और ब्लैक, ये साइंस के हिसाब से कोई कलर नहीं है। ये क्या है कि आज ये ब्लैक है, यानी कि उसमें पूरी मतलब सभी प्रकार के रंगों का मिश्रण, वो आपका हो गया ब्लैक, और कोई कलर नहीं यानी कि वाइट, ठीक है। तो साइंस यही मानता है कि ब्लैक और वाइट कोई कलर नहीं है, ये एक सिचुएशन है कलर का। ये समझ में आ गया? पॉलीसाइथेमिया यानी कि आपके बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट आने लग जाते हैं, ठीक है। और होता है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया में क्या होता है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन जो ना वो कम हो जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। बट थैलेसेमिया में क्या होता है कि ये आरबीसी के लाइफ स्पैन 50 से 60 दिन तक कर देता है। और इसमें ये क्या होता है, ज़्यादातर मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होते हैं, यानी बच्चों में होती है। तो पॉलीसाइथेमिया, एक तो हमने पढ़ा क्या? एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया और थैलेसेमिया।
ये 3 आरबीसी की मुख्य बीमारियां हैं। ठीक है, अब चलिए आरबीसी के बारे में और कुछ आरबीसी में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हम O2 ही क्यों लेते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अजीब सा लगता है कि हम O2 क्यों लेते हैं। हमारे वातावरण में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन की 78% होती है, 78% होती है आपका नाइट्रोजन गैस N2, और 21% होता है ऑक्सीजन O2। बट हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, ऐसा क्या जरूरी है कि ऑक्सीजन ले लें। कोई और गैस से काम नहीं चल सकता क्या, नाइट्रोजन गैस इतनी ज़्यादा मात्रा में हम उसे नहीं ले सकते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन ही काम आता है। और ये आग भी जलता है तो वो भी आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में चलता है। इसीलिए आज यदि जो आग के अग्निशामक लोग आते हैं, जो आग बुझाने वाले आते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आग को रोकना तो कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दो, वहाँ आग लगना बंद हो जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत से इंडस्ट्री वगैरह में भी ये यूज़ होता है। तो आपके पास ग्लूकोज है, आपके कोशिका में जो भी आप खाते हैं, खाने से जो भी मीठे पदार्थ मतलब मीठे रूप में बचता है तो कोशिका के अंदर पहुंचा देता है, वो एटीपी के रूप में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। उसे टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रदान करेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है आरबीसी। तो हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, समझ में आया, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ऊर्जा चाहिए। अब ग्लूकोज है हमारे कोशिका के अंदर, उसे ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो एनर्जी नहीं बनेगी। अब एनर्जी नहीं बनेगी तो कोशिका मर जाएगी, कोशिका मर जाएगी यानी कि टिश्यूज मर जाएंगे, टिश्यूज मर जाएंगे यानी कि ऑर्गन मर जाएंगे, ऑर्गन मर जाएंगे यानी कि ऑर्गन सिस्टम मर जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम मर जाएगा यानी कि बॉडी सिस्टम मर जाएगा, यानी बॉडी पूरी तरह से डेड हो जाएगा। इसलिए हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमारे अभी कोरोना काल में आपने सुना होगा कि जब वातावरण से ऑक्सीजन लेके हमारा काम चल रहा है, तो जो कोरोना के पेशेंट है उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता मतलब विशेष ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, नहीं, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, पर दिक्कत क्या है कि उनके शरीर का मतलब जो हम हवा लेते हैं अपने बॉडी में, तो ऑक्सीजन लेते हैं हम 21% एयर में से लेते हैं, बट 4 से 5% ही हम यूज़ करते हैं, बाकी 16% एज इट इज़ बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो ऑक्सीजन आता है 100% मतलब जो हवा लेते हैं उसमें से अंदर भी एक सिस्टम होता है जो आपका छांट देता है कि नाइट्रोजन को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दो, ये सारा छांटने का सिस्टम होता है। लेकिन जो कोरोना वायरस के मरीज है या जो अस्थमा के मरीज होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता इसलिए होती है, क्यों, क्योंकि वो जो अलग करने वाला सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, वो काम करना सही तरह से बंद कर देता है। इसलिए हम जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है वो 80 से 90% के आसपास, 90% या 95% के आसपास आपका क्या होता है, प्योर लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमें क्यों ज़रूरी है ये आपको समझ आ गया, क्योंकि बर्निंग ऑफ ग्लूकोज के कारण, क्योंकि ग्लूकोज बर्न होगा इसलिए हमें एनर्जी मिलेगी। अब आप 2 क्वेश्चन आप ध्यान से सुने होंगे। एक, अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, वही कारण है कि ऑक्सीजन की जगह वहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, आपका CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए तो वही एनर्जी नहीं बनेगा और हम एक तरह से डेड की स्थिति में पहुँच सकते हैं। वैसे ही इसका एक ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, एनर्जी खत्म, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड ये जाता है। और इस तरह से इसे क्या कहता है, साइलेंट किलर कहता है। ये निकलता कहाँ से, हीटर और डीजल इंजन से। साइलेंट किलर टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक यानी कि जहरीली, टॉक्सिक यानी कि जहरीली गैस होती है। उसके बाद मोस्ट सॉल्युबल होता है, हमने बताया था कि CO ये ज़्यादा घुल जाता है, मतलब ज़्यादा आसानी से घुल जाता है O2 की अपेक्षा। ठीक है, लो ऑर्डर यानी कि इसकी खुशबू बहुत कम होती है, तो हमें कुछ पता नहीं चलता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक जैसा ही लगता है। ठीक है, अब ये कहता है कि खड़ी कार में AC जलाकर नहीं सोना चाहिए। आपने ये सुना होगा और इससे कई बार मौत भी हो चुकी है। अक्सर न्यूज़ में मामला आता है कि खड़ी कार में सो रहे थे और वो अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसका रीज़न समझिए उसका रीज़न ये होता है कि जब आप खड़ी कार में सो रहे होते हैं
तो आपका एग्जॉस्ट सिस्टम पूरी तरह से बंद होता है, ठीक है। लेकिन आप चलते हैं तो कार में किसी ना किसी छेद या किसी भी तरह से आपके अंदर जो है ना एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा कवर होता है। लेकिन जब खड़ी कार होती है तो उसके अंदर तो ऐसे पैक होता है, पूरा शीशा उसे पैक कर रखते हैं। लेकिन जब आप अंदर बैठे होते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। आपको जो एसी में एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है उससे भी आपको क्या निकलता है, ज़्यादातर आपका निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपके बॉडी से रिलीज हो रही क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिक्सचर की इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कम हो जाती है। वैसे जब वो हवा लिया जाता है हमारी बॉडी में तो अंदर जाकर वो छांटने वाला सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, ये बहुत जल्दी बंद कर देता है काम। और इस चक्कर में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारी बॉडी में उसकी कंसनट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है। और जैसे ये बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी कोशिका के पास जो ना कोशिका के पास हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है और इसीलिए छटपटा के मर जाते हैं, ठीक है। समझ आया ये क्या होता है। आप बात करते हैं वही टिश्यू, ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो टिश्यू मर जाएगा। फिर उसके बाद क्या मरेगा, सेल मरेगा, टिश्यू मरेगा, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी बॉडी। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल का क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। देखो साइटो माने सेल और लॉजी माने स्टडी, साइटोलॉजी सेल की स्टडी, साइटोलॉजी। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इस रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा होता है। ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं इसे। पूछ ले एनर्जी करेंसी ऑफ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको एटीपी के टिक लगाना है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में पाया था, तो आपका पाया था HbO2 और HbCO2। इसे क्या कहते हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट में पाया था वो CO2 के रूप में पाया था, लेकिन जो हमारे बॉडी में पाया था CO2 और ऑक्सीजन के रूप में। लेकिन हमारे बॉडी में इन बॉडी में क्या का पाया था, वो आपका पाया था CO2 मतलब HbO2। इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जबकि ऑक्सीजन जो पाया था मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया था वो कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन लास्ट रह गया, वो क्वेश्चन ये है कि गंगा का पानी शुद्ध क्यों होता है। आप गंगा के पानी को लाइए, 10 साल रखें, 20 साल रखें, पूरी लाइफ टाइम रखें, उसे फिर भी पिए, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। और आप देखे होंगे कि हिंदू मैथोलॉजी में हर हिंदू घर में आपको गंगा का जल मिल जाएगा। ऐसा मान्यता है कि यदि कोई बेहोश हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके ऊपर थोड़े गंगा जल का छिड़काव कर दिए, वो फिर ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। बाकी साइंस ऐसा नहीं मानता। तो ऐसा क्यों होता है कि गंगा जल आप 10 साल बाद भी पिएगा ना तो कभी ख़राब नहीं होगा। आप टोटी का पानी पी लीजिए या कहीं से भी प्योरीफिकेशन करके पानी पी लीजिए, पर उसमें ज़्यादातर लंबे समय के बाद कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, कई बार बीमारी हो आती है, कई कुछ कीड़े वड़े निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता गंगा जल में। आप समझिए बीमार ऐसा क्यों होता है। देखिए इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है। इसकी फैमिली क्या होती है, माइक्रोफेज, और ये मुंह के लार से मर जाता है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इसमें डाला जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस करता क्या कि आपके जो गंगा जल है उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मार देता है। इतना क्लियर। अब क्या होता है, अब ये जब बैक्टीरियोफेज पाया गया तो वो मार दिया। अब जब ये बैक्टीरियोफेज हमारे मुंह में जाएगा, क्योंकि हम गंगा जल मुंह से ही पियेंगे, तो मुंह के जो सैलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे कि सलाइवा स्रावित होता है, वो क्या करता है, इस बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस को मार देता है। पानी पूरी तरह प्योर, अब बॉडी में गया तो कोई दिक्कत नहीं होता। इस तरह से ये बैक्टीरियोफेज वायरस काम करता है। तो चलिए जय हिंद, आज ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। WBC, प्लेटलेट्स, ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड के ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं, ये सब अगले कभी किसी वीडियो में समझा देंगे। जब तक के लिए जय हिंद।